गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने दिवालिया का अर्थ, दिवालिया संबंधी खाते किसे कहते हैं को समझा। आज इस वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थिति विवरण किस प्रकार बनाया जाता है उसको समझेंगे। प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्ति दिवालिया होने के लिए प्रार्थना पत्र देता है तो प्रार्थना पत्र के साथ उसे अपनी संपत्ति और दायित्व का विवरण प्रस्तुत करना होता है और इसी विवरण को स्थिति विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। तो समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे और जिस तारीख को बना रहे हैं वो डेट डाल देंगे। ग्रॉस लायबिलिटीज लिखेंगे, लायबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू रेंट असेट्स और एस्टिमेटेड टू रियलाइज। लायबिलिटीज को चार भागों में बांटा गया है, चार सूचियों में बांटा गया है। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी। लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिखाएंगे, असुरक्षित लेनदार या असुरक्षित दायित्व को दिखाया जाता है। असुरक्षित लेनदार या असुरक्षित दायित्व, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऐसे लेनदार होते हैं जिनके पास कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं होती और इनका भुगतान सबसे बाद में किया जाता है। इन लेनदारों में ट्रेड क्रेडिटर्स व्यापारिक लेनदार, बिल्स पेबल देय विपत्र, बिल्स डिस्काउंटेड जो बिल भुनाए गए हैं वो अनादृत अगर हो गए हैं तो उनका दायित्व हम एक्सपेक्टेड टू रेंट पे लिखेंगे और जितने बिल भुनाए हैं उनको ग्रॉस लायबिलिटीज में लिखेंगे। अगर बिल अनादृत नहीं हुए हैं तो केवल ग्रॉस लायबिलिटीज में लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट पे नहीं लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है और ये इसके पास कोई भी संपत्ति अगर बैंक के पास नहीं रखी है गिरवी तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएगा। और कोई अनसिक्योर्ड लोन अगर हमने ले रखा है, किसी से बैंक से ले रखा है या अन्य किसी व्यक्ति से ले रखा है और कोई भी संपत्ति दिवालिया की गिरवी नहीं है तो वो भी लिस्ट ए के अंतर्गत दिखाया जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन। आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, रेंट का वह भाग जो पूर्वाधिकारी लेनदारों में शामिल नहीं किया गया है, लिस्ट डी में शामिल नहीं किया गया, वो इसमें दिखाया जाएगा। अगर मैनेजर सैलरी है तो लिस्ट ए में दिखाएंगे और अगर क्लर्क सैलरी और वेजेस, रेंट है तो जो वो भाग जो लिस्ट डी में नहीं दिखाया गया है उसको लिस्ट ए में दिखाया जाएगा। और अदर कोई एक्सपेंसेस है जो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो उसको भी लिस्ट ए में दिखाएंगे। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज जो संभावित अगर कोई दायित्व है, इसके दायित्व के भुगतान करने की संभावना है तो उसको भी हम लिस्ट ए में दिखाएंगे। बाय लोन एंड प्राइवेट लायबिलिटीज। प्यारे बच्चों, अगर पति ने ऋण दिया है और ये ऋण अगर उसने पति की कमाई में से दिया है तो उसको केवल ग्रॉस लायबिलिटी में दिखाएंगे, एक्सपेक्टेड टू रेंट में नहीं दिखाएंगे। और अगर उसने अपने स्त्री धन में से दिया है, मतलब अपनी कमाई में से या पिता से प्राप्त धन में से दिया है, तो उसे ग्रॉस लायबिलिटी के साथ साथ एक्सपेक्टेड टू रेंट में भी दिखाया जाएगा जितना उसने स्त्री धन में से दिया है। एंड प्राइवेट लायबिलिटी, अगर और भी कोई निजी ऋण है, घरेलू ऋण है, तो उसको भी लिस्ट ए में दिखाया जाएगा। अगर कोई भी संपत्ति प्राइवेट लोन के पास गिरवी नहीं रखी है तो उसको भी लिस्ट ए में दिखाएंगे। अगर संपत्ति गिरवी रखी है तो फिर लिस्ट बी या सी में दिखाया जाएगा। इसके बाद लिस्ट बी, और लिस्ट बी में पूर्णतः सुरक्षित लेनदार आते हैं, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं। और इसमें ऐसे लोन, ऐसे क्रेडिटर्स आते हैं जिनका लोन कम होता है और जो संपत्ति गिरवी रखी है वो अधिक की होती है, उसकी मार्केट वैल्यू अधिक होती है जो संपत्ति गिरवी रखी है और लोन की राशि कम होती है। तो उसमें सिक्योरिटी लिखेंगे, जो संपत्ति गिरवी रखी है उसकी मार्केट वैल्यू लिखेंगे, उसमें से लोन घटा देंगे क्योंकि लोन की राशि कम होती है, तो ये सरप्लस आ जाएगा। अगर सेकंड चार्ज है तो सेकंड चार्ज भी घटा देंगे तो बाकी जो सरप्लस बचेगा। और ये जो लोन है इसको ग्रॉस में लिखेंगे
और एक्सपेक्टेड बैंक पर नहीं लिखेंगे क्योंकि सरप्लस है, क्योंकि वो आपको पैसे और फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर से लेने हैं। इसके बाद लिस्ट सी में पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिखाते हैं। अंशतः सुरक्षित लेनदार, अंशतः सुरक्षित लेनदार पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऐसे लेनदार होते हैं, ऐसे ऋण होते हैं जिनके पास जो संपत्ति गिरवी रखी है उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है और लोन की राशि अधिक होती है। तो इसमें लोन लिख लेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी में लिखेंगे लोन, और सिक्योरिटी जो संपत्ति गिरवी रखी है उसकी मार्केट वैल्यू घटा देंगे, जो राशि बचेगी उसको एक्सपेक्टेड टू रैंक में लिख देंगे। उसके बाद लिस्ट डी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, पूर्वाधिकारी लेनदार, पूर्वाधिकारी दायित्व जिनका भुगतान सबसे पहले किया जाता है उन्हें पूर्वाधिकारी लेनदार, पूर्वाधिकारी दायित्व कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट लायबिलिटीज हैं, जितने भी लीगल लायबिलिटीज हैं उनको दिखाया जाता है, चाहे प्रांतीय दिवाला अधिनियम हो चाहे प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम हो। सभी सरकारी दायित्व और सभी वैधानिक दायित्व जो देने बाकी हैं उनको लिस्ट डी में दिखाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कंपेंसेशन है। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस एंड रेंट, प्यारे बच्चों इनके बारे में प्रावधान है। अगर दिवालिया होने से पूर्व ठीक 4 माह से संबंधित बकाया वेतन, बकाया मजदूरी, बकाया किराया दे रखा है तो प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम के अंतर्गत एक क्लर्क के लिए 300 रुपये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माना जाएगा और एक मजदूर के लिए 100 रुपये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माना जाएगा। तथा प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अंतर्गत एक क्लर्क के लिए 20 रुपये और एक मजदूर के लिए भी 20 रुपये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में शामिल होगा। बाकी जो शेष रकम होगी उसे लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंतर्गत दिखाया जाएगा। यदि भूमिपति का किराया बाकी है तो 1 माह का किराया प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम के अंतर्गत 1 माह का किराया प्रेफरेंशियल माना जाएगा और बाकी किराया लिस्ट ए में दिखाया जाएगा। और अगर प्रांतीय है तो प्रांतीय दिवाला अधिनियम की दशा में संपूर्ण किराए की राशि जो देना बाकी है उसको लिस्ट डी में नहीं दिखाएंगे, उसको लिस्ट ए में दिखाएंगे। प्यारे बच्चों यदि क्लर्कों की संख्या नहीं दे रखी है, मजदूरों की संख्या नहीं दे रखी है तो जो वेतन और मजदूरी बाकी है उसको लिस्ट डी में ही दिखाया जाएगा। और अगर किराए के दशा में महीनों की संख्या नहीं दे रखी है तो उसे लिस्ट ए में दिखाया जाएगा। इसके बाद हम असेट साइड बनाएंगे और असेट्स में सबसे पहले लिस्ट ई लिखेंगे और लिस्ट ई में ऐसी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ऐसी संपत्तियां लिखेंगे जो गिरवी नहीं रखी हैं, क्योंकि जो संपत्तियां गिरवी रखी हैं दिवालिया की उसको लिस्ट बी में या सी में दिखाई जाएंगी। तो जो संपत्तियां गिरवी नहीं रखी हैं उनको लिस्ट ई में दिखाया जाएगा। कैश एंड बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इनकी जो बुक वैल्यू है उसको अंदर अंदर दिखाएंगे और जिनकी मार्केट वैल्यू है, संभावित मार्केट वैल्यू जिसको एस्टिमेटेड टू रियलाइज कॉलम में लिखेंगे वो बाहर लिखेंगे एस्टिमेटेड टू रियलाइज में। प्राइवेट असेट्स एंड अदर असेट्स हैं, जो प्राइवेट असेट्स हैं उसको भी यहाँ लिखा जाएगा। जैसे पत्नी के आभूषण हैं और वो पत्नी के आभूषण पति की कमाई से खरीदे गए हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू इसमें लिखी जाएगी। और अगर कोई अदर असेट्स है जिसका वह विख्यात स्वामी है वो भी इसमें लिखी जाएगी। और कोई भी प्राइवेट और असेट्स है तो प्राइवेट असेट्स की दशा में एक प्रावधान है कि टाउन्स दिवाला अधिनियम के अंतर्गत, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम के अंतर्गत 300 रुपए तक की घरेलू संपत्तियों को छोड़ा जाएगा तथा प्रांतीय दिवाला अधिनियम के अंतर्गत जो पहनने के कपड़े हैं और खाने पीने के बर्तन हैं और आवश्यक
औजार हैं उनको छोड़ा जाएगा। और प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम के अंतर्गत 300 रुपये तक घरेलू संपत्तियां छोड़ी जाएंगी। बाकी जो प्राइवेट असेट्स हैं उसको भी लिस्ट ई में दिखाया जाएगा। लिस्ट एफ में बुक डेप्ट और डेटर्स दिखाते हैं और ये 3 भागों में बांटे गए हैं, गुड, डाउटफुल और बैड। गुड जिनसे संपूर्ण राशि प्राप्त होनी है उनको गुड में दिखाया जाएगा, डाउटफुल जिनका कुछ भाग डूब जाएगा और कुछ भाग प्राप्त होगा, बैड जो राशि प्राप्त नहीं होनी है उनको बैड के अंतर्गत दिखाएंगे। लिस्ट जी में बिल रिसीवेबल एंड प्रोमिसरी नोट्स दिखाएंगे, प्राप्त बिल और प्रतिज्ञा पत्र उनको दिखाया जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे इनका EFG का और ये टोटल आपकी एस्टिमेटेड रियलाइज वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो सरप्लस है जो लिस्ट बी से आया है उस सरप्लस को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को किसका भुगतान पहले करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ग्रॉस में लिखे जाएंगे और ये अंदर लिखे जाएंगे, एक्सपेक्टेड टू रैंक में नहीं लिखे जाएंगे। एक्सपेक्टेड टू रैंक में लिस्ट ए की जो रकम है जो भुगतान करनी है वो दिखाई जाएगी और लिस्ट सी का जो लोन की राशि बची है वो दिखाई जाएगी। बाकी ये सभी लोन ग्रॉस लायबिलिटीज में दिखाए जाएंगे और डी जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ग्रॉस लायबिलिटी में दिखाए जाएंगे लेकिन एक्सपेक्टेड रैंक में नहीं दिखाएंगे। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी सबसे पहले इनका भुगतान करना है उसको घटा देंगे तो ये नेट असेट्स रियलाइज वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसका एक्सपेक्टेड टू रैंक और ग्रॉस लायबिलिटीज का टोटल कर लेंगे तो एक्सपेक्टेड टू रैंक का जो टोटल है वास्तव में ये भुगतान हमें संभावित करना है और ये नेट असेट्स रियलाइज जो ये संपत्तियों से वसूली हुई है उसको अगर घटा देंगे हम तो ये लिस्ट एज डेफिशिएंसी आ जाएगी। ये वो राशि आ जाएगी जिसकी वजह से उसे दिवालिया होना पड़ रहा है, जिस कमी की वजह से जिसका वह भुगतान नहीं कर सकता। तो ये लिस्ट एज इस प्रकार डेफिशिएंसी आपकी निकल कर आ जाएगी। प्यारे बच्चों इस प्रकार ही आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन जाता है। प्यारे बच्चों स्टेटमेंट अफेयर्स के साथ साथ डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनाया जाता है। डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनाते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट की 2 साइड होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो डेबिट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड और जो क्रेडिट साइड है उसको राइट साइड कहते हैं। और लेफ्ट साइड में जितने भी लाभ हैं उनको दिखाया जाता है और पूंजी को दिखाया जाता है। सबसे पहले कैपिटल दिखाएंगे और कैपिटल क्या होती है, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, संपत्तियों के दायित्वों पर आधिक्य को क्या कहते हैं, हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल लिख देंगे। अगर कैपिटल ओवर ड्राउन है, एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर असेट्स है तो उसको राइट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद प्राइवेट असेट्स अगर अधिक हैं और प्राइवेट लायबिलिटीज कम है तो उसको भी इधर ही दिखाएंगे लेफ्ट साइड में, एक्सेस ऑफ प्राइवेट असेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटीज। प्राइवेट असेट्स और प्राइवेट लायबिलिटीज दोनों की कंपेयर कर लेंगे। अगर प्राइवेट असेट्स अधिक हैं और लायबिलिटीज कम है तो जितने अधिक हैं उसको इधर दिखाएंगे और अगर प्राइवेट लायबिलिटीज अधिक हैं प्राइवेट असेट्स कम है तो उसको हम राइट साइड में दिखाएंगे, एक्सेस ऑफ प्राइवेट लायबिलिटीज ओवर प्राइवेट असेट्स के नाम। इसके बाद जितने भी ट्रेडिंग प्रॉफिट है उनको दिखाया जाएगा और संपत्तियों की वसूली से जो लाभ हुआ है, संपत्ति का मार्केट वैल्यू अधिक है और उसकी जो बुक वैल्यू कम है तो ये प्रॉफिट होता है। तो जो संपत्ति का प्रॉफिट है, संपत्ति को बेचने से जो लाभ हो रहा है, संपत्ति को रियलाइज वैल्यू से जो लाभ हो रहा है उसको भी हम लेफ्ट साइड में दिखाएंगे। और कोई भी प्रॉफिट है या कोई भी ऐसा दायित्व जिसका भुगतान नहीं करना पड़ा है उसको भी लेफ्ट साइड में दिखाया जाएगा। इस प्रकार डेफिशिएंसी के लेफ्ट साइड में कैपिटल, एक्सेस ऑफ प्राइवेट असेट्स और ट्रेडिंग प्रॉफिट, अदर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन असेट्स दिखाएंगे। इसके बाद राइट साइड में जितने भी लॉस हैं और ड्राइंग है वो सब हम राइट साइड में दिखाएंगे। जितने वर्षों का आहरण दे रखा है उसको राइट साइड में दिखाया जाएगा, ड्राइंग्स को। और अगर कैपिटल ओवरड्रान है उसको भी राइट साइड में दिखाएंगे और अगर प्राइवेट लायबिलिटीज अधिक है तो उसको भी राइट साइड में दिखाएंगे। और
जितने भी व्यापारिक हानियां हैं या सट्टे की हानियां हैं, वो सभी हानियां राइट साइड में दिखाई जाएंगी। और संपत्तियों की वसूली से अगर हानि हुई है तो उसको भी कहाँ दिखाएंगे हम, राइट साइड में दिखाएंगे। और बिल जो डिस्काउंटेड हैं और जो रैंक में रकम दिखाई है बिल डिस्काउंटेड की, उसको भी कहाँ दिखाया जाएगा, उसको भी राइट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये भी एक लॉस होता है। अगर हम बिल बना लेते हैं और बिल अनादित हो जाते हैं तो ये एक हानि है, इसको राइट साइड में दिखाया जाएगा। अगर बिल अनादित हुए हैं उनका भुगतान करना पड़ेगा। इसका टोटल कर लेंगे और जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड का टोटल अधिक होगा और जो लेफ्ट साइड का टोटल कम होगा, और ये जो कमी आएगी ये डेफिशिएंसी होगी। ये लिस्ट एच में जो डेफिशिएंसी आई है उसी के बराबर ये राशि आएगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये डेफिशिएंसी अकाउंट बन जाता है। और उम्मीद करते हैं आज सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है और किस प्रकार डेफिशिएंसी अकाउंट बनता है। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है और आपको लगता है चैनल आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।